बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर का जो कंटेंट है वह है जी प्यास यूनिवर्सिटी और इसका स्पेशली मैथ पोर्शन, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो इसका FLP 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि प्यास यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है उसमें 30 क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स के आते हैं। तो FLP 1 जो है इसमें मैंने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इस तरह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसी तरह फर्दर आगे चलते जाएंगे। तो प्यास यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस जो है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और इसका जो रैंकिंग के लिहाज से अगर देखें पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में अभी नंबर 1 पे ये यूनिवर्सिटी चल रही है। तो इसके इंजीनियरिंग की बड़ा स्कोप है, बड़ा इसकी जो वर्थ है इसकी डिग्री की। तो बाकी इस पर स्पेशल भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि इसकी वेटेज क्या है, कौन कौन सी इंजीनियरिंग यहाँ पे हो रही है, किस तरह से आप अपने अप्लाई करना है, तो इस पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम इस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1 प्लस आयोटा की होल पावर 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो रिजल्ट्स जो हैं वो पता होने चाहिए कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है। ये पहले भी हम कई क्वेश्चंस में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर जो है ये 2 आयोटा के इक्वल होता है और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर जो है ये -2 आयोटा के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर जो 1 प्लस आयोटा की होल पावर 4 है, क्या मैं इसको 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। पावर की पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर जो है ये 2 आयोटा के इक्वल होता है, ऊपर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखेंगे तो -4 जो है इसकी राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर 3 एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बाइनरी रिलेशंस A क्रॉस B आर 64, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B बताएं। अब ये आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन A क्रॉस B जो है वो, या नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस किस तरह से फाइंड करते हैं। तो ये जो फार्मूला है बेटा वो है 2 की पावर mn इज इक्वल टू, अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बाइनरी रिलेशंस जो हैं वो दिए हुए हैं 64 जो हैं बेसिकली यहाँ पर बाइनरी रिलेशंस बन रहे हैं और हर जो रिलेशन है उसको वो एक एलिमेंट से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है। तो यहाँ पर 64 एलिमेंट्स हैं, 64 बाइनरी रिलेशंस बन रहे हैं इन A क्रॉस B। अब A के जो सेट A के एलिमेंट्स हैं वो दे दिए हैं, 2 की पावर 3 जो है वो दे दी है, साथ में हमें n का पता नहीं है और ये जो n है यही बेसिकली नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट B है। यहाँ पर m जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट A और n जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट B है। तो n फाइंड करना हमने। अब मैं n की जगह पे क्या वैल्यू लिखूँ कि ये 2 की पावर ऐसी बने कि वो 64 के इक्वल आ जाए। सही है। तो अगर मैं 2 की पावर लिखता हूँ यहाँ पे 1 n की जगह पे 1 पुट करें तो 1 3 ज़ार 3, 2 की पावर 3 8 आता है। अगर मैं n की जगह पे 2 पुट करूं तो 2 3 ज़ार 6, तो 2 की पावर 6 क्या बनेगा, 64 बनेगा। तो इस तरह हमें बड़ा क्लियर पता चल रहा है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट B जो है ये 2 एलिमेंट्स होंगे, बीटा ऑप्शन। समझ रहे बात। अब आते हैं जी क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 पढ़िएगा और मैं जो है यहाँ से क्वेश्चन 1 एंड 2 जो है वो रेज कर लेता हूँ ताकि सॉल्यूशन के लिए जगह बन जाए।
देखिएगा ए सेट दिया हुआ है एंड ए स्केयर जो है वो नल मैट्रिक्स है, देन वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। तो ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ए स्केयर फाइंड करते हैं, तो ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 ए बी आ जाएगा, और इसके बाद फिर 1 2 ए बी लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 + 2a फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ये आ जाएगा 2 + 2b, और ये आ जाएगा a + ab और 2a + b स्क्वेयर। अब ए स्केयर की जगह पे जो है मैं इसका नल मैट्रिक्स लिख लेता हूँ 0 0 0, 2/2 का ऑर्डर मैट्रिक्स इसका ऑर्डर है। अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल लिख सकते हैं, 1 + 2a = 0 क्योंकि दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, और यहाँ से हम लिखेंगे 2 + 2b = 0। यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो a की वैल्यू आ गई -1/2। यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो b की वैल्यू आ गई -1। तो कौन सी ऑप्शन है जी? तो बीटा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। समझ रहे बात आप? ओके, सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। क्वेश्चन देखिएगा 4, इफ़ a = iota 1 + iota 1 - iota देन a + a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज़। तो ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है कि अगर कम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो और आगे प्लस में और कॉन्जुगेट में वैल्यू दी हुई है a + a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो ये हमेशा हर्मिशियन होगा। ये हमेशा क्या होगा? हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। और अगर ये a - a कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज हो, a - a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर वो पूछता तो वो स्क्यू हर्मिशियन हमेशा बनेगा। ठीक है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है 3.4 एक्सरसाइज का। ओके, अब हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है ये आपको पता है कि जैसे a + a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें, ये यानी कि मैट्रिक्स है, तो फिर मैं इसका जो है ना कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज लूँ तो ये हमेशा a + a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ही बनेगा, यानी कि वही मैट्रिक्स बनेगा। आप इसको ऐसे भी लेट कर सकते हैं कि a + a कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज को मैं लेट कर लेता हूँ कि ये b है, b मैट्रिक्स है। अब इसको हर्मिशियन साबित करने के लिए क्या करेंगे कि b कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो है वो = b आ जाएगा। ओके, और अगर स्क्यू हर्मिशियन की बात करें तो स्क्यू हर्मिशियन के लिए b कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज = -b आना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पर आपने ये रिज़ल्ट याद रखना है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। a + a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में देखिएगा, अगर आप चलें, बेहतर है कि मैं इसको आपको वेरीफाई भी करवा दूं। वेरीफाई कर लेते हैं, चलें पहले। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तो वो मैट्रिक्स फाइंड कर लेता हूँ। अभी क्वेश्चन 4 पर हम थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ, कॉन्जुगेट में कम्प्लेक्स जो एलिमेंट होंगे उसका साइन चेंज कर दें, 1 - iota 1 और प्लस iota। अब इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, जब ट्रांसपोज लिया तो -iota और 1 - iota और 1 iota। अब a में इसको ऐड किया, a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, a मैट्रिक्स हमारे पास है iota 1 + iota 1 - iota प्लस ये आ जाएगा -iota 1 - iota और iota। इन दोनों को ऐड करें, iota - iota 0, 1 + iota + 1 2 + iota, और 1 - iota ऐड किया तो 2 - iota, और -iota + iota जो है वो आ जाएगा 0। अब इस मैट्रिक्स को ना मैं कह लेता हूँ कि ये b मैट्रिक्स हमें मिल गया है। बार बार a + a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब b मैट्रिक्स को हमने साबित करना है कि हमने चेक करना है कि क्या ये हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, तो 0 0 और 2 - iota और 2 + iota और 0। इसका जो है ना हम ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज के लिए 0 2 - iota और 2 + iota और 0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब देखें ये क्या दोबारा बी मैट्रिक्स बन गया है? बिल्कुल बन गया है, यानी कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की ये कंडीशन है।
तो बुक वाले जो क्वेश्चंस हैं या इस तरह की जब कॉम्प्लेक्स एंट्री आए तो अगर वो कॉन्जुगेट में रिज़ल्ट पूछेगा तो अगर प्लस हो ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज तो वो हर्मिशियन होगा, अगर ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज पूछे तो स्क्यू हर्मिशियन होगा, और अगर सिंपल मैट्रिक्स दिया हो यानी कि रियल मैट्रिक्स दिया हो और ए प्लस ए ट्रांसपोज वाले वो जो रिज़ल्ट है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाला, उसमें भी अगर प्लस हो तो सिमेट्रिक बनेगा और माइनस हो तो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। बुक वाले जो शो दैट वाले रिज़ल्ट्स हैं सही है तो वो भी एज आ MCQs पूछे जाते हैं। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो वो क्वेश्चन 4 करते हुए मुझे लग रहा था कि इसको मज़ीद जो है वो हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए, तो वो हमने कर लिया। अब देखिएगा बेटा क्वेश्चन 5 में हमारे पास है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 की होल पावर 4। आपको पता है कि ये जो है रिज़ल्ट ये ओमेगा के इक्वल होता है। ओमेगा की वैसे तो वैल्यू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा/2 भी लिखी जा सकती है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा/2 भी लिखी जा सकती है। ये जब -1 जो स्क्वायर रूट है उसकी जगह पे आयोटा लिखा जा सकता है। अब इसको -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 यानी कि माइनस स्क्वायर रूट 3 इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ओके, अब देखिएगा बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया ओमेगा की पावर 4 और यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 4 है, क्योंकि ये जो अंदर रिज़ल्ट है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। अब देखें ओमेगा 4 है ना, तो ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, बाकी ओमेगा बचेगा। ये ओमेगा की पावर 8, तो ओमेगा की पावर 8 में से आप ओमेगा 6 ख़त्म कर दें तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा 8 जो है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आता है, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 होता है। ओके, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? -1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ से आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो -1, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी? चार्ली बनेगी। समझ रहे बात? ओके, अब आते हैं जी क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 पढ़िएगा एक दफ़ा, ये रेज कर दूं मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। अगर आप इसको डायरेक्ट सोल्व करना चाहें फिर भी आंसर आ जाएगा रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, या आपको एक तरीका मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पर बेसिकली x+2 नहीं है, x-2 है, x-2 है। ये क्वेश्चन लिखते हुए जो है गलती हुई है। अब ये हमारे पास x-2 और x+1 है। अब आपने पहले देखना है कि डिनोमिनेटर में मैं कौन सी वैल्यू पुट नहीं कर सकता। क्या मैं यहाँ पे 2 पुट कर सकता हूँ? नो। यहाँ पे -1 पुट कर सकता हूँ? नो, क्योंकि x-2 से x की वैल्यू 2 आई है, x+1 से x की वैल्यू -1 आई है। साथ साथ रहना है आप लोगों ने, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पे मैं 2 और -2 पुट नहीं कर सकता। 2 और -2 के अलावा आप जो मर्ज़ी नंबर पुट करें, कोई आसान सी वैल्यू पुट कर लें, तो मैं 0 पुट कर देता हूँ। 0 - 2 और 0+1, तो इसको सॉल्व किया तो -1/2 आ गया। अब आपने 0 जो है वो ऑप्शन में पुट करना है, जिसका आंसर -1/2 आ जाएगा वही करेक्ट ऑप्शन होगी। जैसे मैं अल्फ़ा ऑप्शन में 0 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 1/-6 + 1/1। इसको सॉल्व करें तो -1/6 + 1 -1 + 6/6 तो इज़ नॉट इक्वल टू -1/2। ऐसे ही है। फिर बीटा ऑप्शन जो है इसमें 0 पुट करें तो 1/3 × 0 - 2 -1/3 × 0+1, यह आ जाएगा -1/6 -1/3। एलसीएम लिया, -1 - 2 -3/6 तो -1/2। देखिए ये -1/2 बन रहा है, तो बीटा ऑप्शन जो है बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से आप पार्शियल फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस कर लें तो ज़्यादा आसान है। उससे ये है कि टाइम भी बच जाता है। ओके, और एंटी टेस्ट का क्वेश्चन है तो टाइम तो बिल्कुल शॉर्ट है आप लोगों के पास पेपर टेस्ट सॉल्व करने के लिए। ओके, ज़िंदगी में बहुत टाइम है, अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे।
क्वेश्चंस के लिए टाइम कम होता है। ओके जी, अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट पढ़िएगा। इन सीक्वेंस m-2n, m-n, m एंड so on, then 11th टर्म इज। जैसे हमारे पास m-2n है, m-n है और थर्ड टर्म जो है वो m है, तो 11th टर्म बतानी है। क्वेश्चन को देखकर, सीक्वेंस को देखकर पता लग रहा है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, यानी कि ज्योमेट्रिक नहीं है, कॉमन रेशो भी नहीं आ रही, सही है। तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, देखने से पता चल रहा है। इसमें देखें तो जो फर्स्ट टर्म है a1 वो m-2n है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करें तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो m-2n, तो ये आ जाएगा m-n माइनस m प्लस 2n, m से m कैंसिल हो जाएगा, 2n माइनस n करेंगे तो n आ जाएगा। अब उसने 11th टर्म पूछी है तो a1 प्लस 10d के इक्वल आएगा। a1 यहाँ पर क्या है m-2n, 10d कितना है n है, इसको सॉल्व कर लें तो m प्लस 8n 11th टर्म बनेगी। ये m प्लस 8n, चार्ली ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, क्वेश्चन 7 जो है वो हमने कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। तो क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट देखिएगा। क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट देखिएगा जी। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ 6 साइडेड फिगर आर। 6 साइडेड फिगर में नंबर ऑफ डायगोनल्स बताएं। अब आपने दो फार्मूले याद रखे हुए हैं कि नंबर ऑफ ट्राइंगल जो हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर बनानी हो तो उसका फार्मूला है NC3। ओके, और नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स ड्रा करने का जो फार्मूला है वो NC2 माइनस n होता है। ओके, क्योंकि इसमें जो बाउंड्री की साइड्स होती हैं वो शामिल नहीं है, इसलिए माइनस n कर रहे हैं। ट्राइंगल में जो है वो साइड्स भी शामिल होती हैं। जिस तरह से ये हमारे पास एक मैं हेक्सागोन बनाता हूँ, ठीक है। अब इसमें अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, जिस तरह से इसको नाम लिख लेते हैं ABCDE और F, जैसे ये एक ट्राइंगल बनाए तो इसमें ABC तीनों साइड्स यूज़ हो रही हैं, लेकिन डायगोनल एक ड्रा हो रहा है। ऐसे ही है, इसलिए डायगोनल के लिए साइड्स जो साइड वाली कॉर्नर वाली होती हैं, बाउंड्री साइड्स होती हैं, वो माइनस कर देते हैं, और ट्राइंगल के लिए हम इनको शामिल करते हैं, क्योंकि ट्राइंगल 3 कॉर्नर को मिला के बनता है। तो NC3 इसका फार्मूला है, और डायगोनल जो है वो 2 कॉर्नर को मिला के बनता है, इसलिए NC2, और माइनस n इसलिए कर रहे हैं कि साइड्स माइनस कर रहे हैं उसकी बाउंड्री साइड्स। अब यहाँ पर आप देखें तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ 6 साइडेड फिगर इज़, तो 6 साइडेड फिगर के लिए 6C2 माइनस 6 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कम्बिनेशन में आपको पता है कि अगर नीचे इसको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना हो तो ये आ जाएगा 6C2 65/2 1। ओके, और माइनस 6, नीचे 2 है ना, तो आप 6 को 2 डिजिट पीछे ले जाएं, 6 5। इसको सॉल्व कर लें, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 5 3 ज़ार 15, माइनस 6 जो है 9 इसका आंसर बनेगा, और इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, बीटा बनेगी जी। ओके, बाकी प्याज के टेस्ट में जो है वो कैलकुलेटर अलाउ होता है, सिंपल वाला, उसमें आप कम्बिनेशन वगैरह तो यूज़ नहीं कर सकते, नहीं फाइंड कर सकते, सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है प्याज के टेस्ट में। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है कि इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। तो इसमें पहले जो है ना, आप इस तरह सैम्पल स्पेस बना लें, हेड टेल। अगर आपको ज़ुबानी सब चारों, यानी कि जब एक कॉइन को 4 टाइम्स टॉस करेंगे तो उसके जो पॉसिबल केसेस हैं 2 की पावर 4 बनेंगे, 16 बनेंगे। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट बना लें, नहीं तो इस तरह से 2 टाइम टॉस किया, फिर उसके बाद इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे तो 16 इसके केसेस बन जाएंगे। अब इन दोनों को आपस में मिलाएं,
ये आ जाएगा हेड, हेड को इसके साथ मिलाते जाएं, ये आ जाएगा हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, और फिर हेड हेड टेल हेड, और फिर हेड हेड टेल टेल, और फिर आप इसको जो है सबके साथ मिलाते जाएं हेड टेल को, तो ये आ जाएगा हेड टेल हेड हेड, और हेड हेड, फिर आ जाएगा ये हेड टेल, सॉरी हेड टेल हेड टेल, फिर आ जाएगा हेड टेल टेल हेड, और हेड टेल टेल और टेल। ठीक है, अब टेल हेड को जो है ना इन सब के साथ मिलाना है आपने, तो ये आ जाएगा टेल हेड हेड हेड, फिर आ जाएगा टेल हेड हेड टेल, फिर आ जाएगा टेल हेड, और फिर आ जाएगा टेल हेड और टेल टेल। फिर आपने इस टेल टेल को सबके साथ मिलाना है, तो टेल टेल हेड हेड, फिर आ जाएगा टेल टेल हेड टेल, और फिर आ जाएगा टेल 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 हेड, और 4 टाइम टेल। अब यहाँ पर ये जो सैम्पल स्पेस बना है, इस सैम्पल स्पेस में हमने उस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब 2 हेड्स और 2 टेल्स आएंगे। तो देखें 2 हेड्स और 2 टेल जो हैं वो इसमें आ रहे हैं 1, फिर 2 हेड्स और टेल्स इसमें आ रहे हैं 3, और उसके बाद 4 5 के बाद ये है जी 6। तो ये 6 ऐसे इवेंट्स हैं इसमें कि जिसमें जो है वो 2 हेड्स और 2 टेल्स आ रहे हैं। तो टोटल कितने हैं 16, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/16, 2 3 ज़ार 6, 2 8 ज़ार 16। तो डेल्टा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सैम्पल स्पेस है वो बनाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन करना तो है, क्वेश्चंस तो करना है। तो इसको आप जल्दी से वर्किंग कर लें, स्मार्ट वर्क यानी कि कैलकुलेशंस करें और फिर आंसर देख लें। ओके, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा जी। ये है परमुटेशंस ऑफ नंबर्स ऑफ लेटर्स व्हेन ऑल लेटर्स आर व्हेन रिपीटेड लेटर्स आर अकर, यानी कि जिस ऐसा वर्ड या ऐसा नंबर जिसमें जो लेटर्स हैं वो रिपीट हो रहे हों। जैसे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी आर। अब मिसिसिपी का जो वर्ड है इसमें सबसे पहले तो टोटल देखें लेटर्स कितने हैं, MISSI, फिर उसके बाद SSI और PPI। इसमें टोटल लेटर्स देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गया। 11 फैक्टोरियल ऊपर लिख लिया। इसके बाद जो रिपीट हो रहे होते हैं लेटर सिर्फ उनको उससे हम डिवाइड करते हैं। तो S जो है वो 4 टाइम आ रहा है 4 फैक्टोरियल। I जो है वो 1 2 3 4 टाइम आ रहा है 4 फैक्टोरियल। और उसके बाद P जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। जो 1 टाइम आता है उसको बेटा हम नहीं लिखते क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है तो अब यहाँ पर बाकी क्योंकि मैंने बोला है कि सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है तो उस सिंपल कैलकुलेटर में फैक्टोरियल जो है वो तो हम फाइंड नहीं कर सकते, ऐसे ही है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं लिख लेता हूँ 11 को 11 9 10 9 11 10 9 8 7 6 5 एंड 4 फैक्टोरियल तक हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। अब ये वाला जो 4 फैक्टोरियल है ये तो आ गया 4 3 2 1। ये 4 फैक्टोरियल को चाहे ऐसे ही लिखा रहने दें और 2 फैक्टोरियल को 2 लिख लें। ये 4 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद देखें तो 4 2 ज़ार 8 तो 4 2 ज़ार 8 ख़त्म हो गया। फिर 2 3 ज़ार 6 तो 6 ख़त्म हो गया। 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा 11 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा ये, बल्कि चलें 7 5 ज़ा 35। 11 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 110 आ गया। फिर करें 9 7 ज़ा 63, बल्कि 9 और 7 5 ज़ा 35 कर लें। ओके, अब आप 35 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करें। 9 5 ज़ार 45, 9 3 ज़ार 27 और 4 कितना हुआ 315।
अब आप 315 को 110 से मल्टीप्लाई करें जी। 110 से मल्टीप्लाई किया 315 और फिर 315, तो ये आ जाएगा हमारे पास 34650। तो इस तरह आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अल्फ़ा ऑप्शन जो है बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ तक ये 10 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसको आप पढ़िएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी मेरे से पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें, और जो स्टूडेंट्स फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर आने वाली जो वीडियो है वो टाइम पे मिल सके। तो ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।